नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। तो देखिए, हमने पिछले लेक्चर में देख लिया था कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को। उसका बचा हुआ जो टॉपिक है वो है ईसीजी। तो ईसीजी को हम एक बार देख लेते हैं कि ईसीजी में क्या क्या आएगा। 10 नंबर का ईसीजी कई बार पूछा जा सकता है। वैसे तो प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम होती है, लेकिन पूछा जा सकता है। ठीक है, और पूछा जाएगा तो 10 नंबर में पूछा जाएगा। तो हमें कैसे उसे अप्रोच करना है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम ये देखें कि ECG क्या होता है। तो देखो, ईसीजी टर्म की जब बात करेंगे तो ईसीजी तो हम मेनली यूज करते हैं कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा है। तो वहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के लिए हम ईसीजी यूज करते हैं। लेकिन इसमें तीन चीजें आती है। एक जिसे हम टेक्निक कहते हैं, दूसरा जिसे हम मशीन कहते हैं, और तीसरा जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। तो जो टेक्निक होती है, टेक्निक को क्या कहा जाता है? टेक्निक को कहा जाता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। वहीं पर जो मशीन है उसे कहा जाता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। जी हाँ, मशीन को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। जबकि जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उसे कहा जाता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ये वाली चीज यहाँ पे याद रखना कि जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उसे तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कह रहे हैं, लेकिन जो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट है या मशीन है उसे हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बोल रहे हैं। ये वाली चीज याद रखना। और ईसीजी हम किसके लिए यूज करते हैं? तो वो हमारे लिए होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, यानी कि जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है उससे हम ईसीजी यहाँ पे कहते हैं। चलिए, तो टेक्निक की अगर बात करें तो क्या कहा गया है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी टेक्निक को कहा गया है बाय विच इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट स्टडी, यानी कि हम हार्ट की इलेक्ट्रिक एक्टिविटी को जिससे रिकॉर्ड करते हैं उस टेक्निक को कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। उस टेक्निक को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी कहते हैं। चलिए, इसके बाद में अगर हम बात करें इंस्ट्रूमेंट की, तो इंस्ट्रूमेंट हमारे पास में जो होगा उसे हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। हमने पहले ही बात कर ली कि जो मशीन है, जो इंस्ट्रूमेंट है, उसे हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहेंगे। लेकिन हमारे पास में जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा उसे क्या कहेंगे? हम उसे कहेंगे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ये वाली चीज क्लियर रखना। इसके बाद में अगर हम बात करें ग्राफिकल प्रेजेंटेशन की, तो वो क्या होता है? अगर प्रायर टू द ऑनसेट ऑफ मैकेनिकल एक्टिविटीज, यानी कि जो मैकेनिकल एक्टिविटीज हो रही है उन्हें किस तरह से ग्राफ पे दिखाया जाए, वो क्या है हमारे पास में? वो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये वाली चीज क्लियर है। इसके बाद में देखो आता है कि यूजेस क्या क्या हो सकता है। ईसीजी तो हमने देख लिया कि ईसीजी एक्चुअली मोटी मोटी बात भाषा में कैसे हम ईसीजी को डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन हम कहें कि इसके यूजेस क्या है। भाई, कोई चीज है अगर तो उसका कोई तो यूज होगा ना, बिना यूज के तो कोई चीज है नहीं। चलिए, तो यूजेस की अगर बात करें तो यूजेस में कहा गया है डिटरमाइन हार्ट रेट, यानी कि हार्ट रेट को डिटरमाइन करने के लिए, और साथ ही हार्ट रिदम को डिटरमाइन करने के लिए। इन दो चीजों के लिए पहले तो इस चीज को यूज किया जाता है। किस किस के लिए? हार्ट रेट को डिटरमाइन करने के लिए, और दूसरा हार्ट रिदम को डिटरमाइन करने के लिए। वहीं पे अगर हम डिजीज कंडीशन में बात करें तो किस किस को डायग्नोस किया जा सकता है? तो यहाँ पे अगर डायग्नोसिस की बात करें तो डायग्नोसिस में आता है एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। क्या आता है? एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। वहीं पे अगर हम दूसरा देखें तो पुअर ब्लड फ्लो टू हार्ट मसल, यानी कि हार्ट मसल में यहाँ पर जब ब्लड फ्लो कम होगा या पुअर ब्लड फ्लो की जब बात करेंगे हार्ट मसल में, तो उस कंडीशन को हम कहेंगे इस्चेमिया। और वहां पे भी उसे भी डायग्नोस किया जा सकता है ईसीजी से। वहीं पर अगर हार्ट अटैक की कंडीशन की बात करें तब भी ईसीजी का यूज किया जाता है, और कोरोनरी आर्टरी डिजीज के लिए, और साथ ही हाइपरट्रोफी ऑफ हार्ट चेम्बर, यानी कि हार्ट चेम्बर की जब हाइपरट्रोफिक कंडीशन आ जाएगी तो उस कंडीशन को भी डायग्नोस किया जा सकता है। किससे? ईसीजी से ही डायग्नोस किया जाता है। चलिए, ठीक है। इसके बाद में अगला हम देखें तो हमारे पास में आएगा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफिक ग्रिड। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफिक ग्रिड की हम बात करेंगे। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफिक ग्रिड, तो चलिए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफिक ग्रिड को देखें। अच्छा, ग्रिड से समझ में आ रहा है कि यहाँ पे कुछ तो लाइनों की बात हो रही होगी। अगर हम जनरल लैंग्वेज में बोले तो ग्राफ में क्या होती है? ग्राफ में कुछ लाइन की होती है, लाइन्स के ऊपर ही हम ग्राफ को ड्रॉ करते हैं, यानी कि कुछ ग्रिड्स होती है। तो ग्रिड्स किस तरह से होती है वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या कहा है? सबसे पहले तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफिक ग्रिड के लिए, जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफिक ग्रिड है, ECG machine amplifies electrical signals produced from heart, record the signals on moving ECG paper। यानी कि यहाँ पे देखो क्या कहा है? मूविंग ECG पेपर पे क्या कहा है कि ये मूविंग ECG पेपर पे इनको रिकॉर्ड करती है। जो भी हार्ट की एक्टिविटी हो रही है उन्हें पहले तो क्या करेगी? एम्पलीफाई करेगी, और एम्पलीफाई करने के बाद उनको एक मूविंग जो पेपर होगा ECG पेपर उस पर रिकॉर्ड कर देगी। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यानी कि हमें यहाँ पे देती है। ठीक है, ये वाली चीज क्लियर। इसके बाद में हम देखें इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफिक ग्रिड की बात करें तो मेकिंग मार्किंग
लाइंस ऑन ईसीजी पेपर, ईसीजी पेपर पे जो लाइंस है उन्हें हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफिक ग्रिड बोल रहे हैं। हॉरिजॉन्टल लाइंस भी होती है और वर्टिकल लाइंस भी होती है। तो यहाँ पे देखो क्या कहा है, जो एक्स एक्सिस है, कोई भी हमारे पास में अगर ग्राफ बन रहा है तो वहाँ पे एक एक्स एक्सिस होगी और दूसरी वाई एक्सिस होगी। तो जो एक्स एक्सिस है उसको दिखाते हैं टाइम ड्यूरेशन से, एक्स एक्सिस को कैसे दिखाते हैं, टाइम ड्यूरेशन से। वहीं पे वाई एक्सिस को कैसे यहाँ पे दिखाते हैं, तो एम्पलीट्यूड हम वहाँ पे दिखा रहे होते हैं। एक्स एक्सिस पे क्या चल रहा होता है, टाइम चल रहा होता है, और उसका एम्पलीट्यूड कितना है वेव का, तो वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो हमें दिखाता है वाई एक्सिस। ये वाली चीज क्लियर, ठीक है। इसके बाद बात करें कि स्पीड कितनी होती है पेपर की, तो पेपर की स्पीड होती है 25 मिनट पर सेकेंड और 50 मिनट पर सेकेंड, इतनी स्पीड उस पेपर की हो सकती है mm पर सेकेंड, 25 mm पर सेकेंड और 50 mm पर सेकेंड, ठीक है। 25 mm पर सेकेंड और 50 mm पर सेकेंड इसकी स्पीड, मैंने मिनट बोल दिया था शायद। 25 mm और 50 mm उसकी स्पीड होती है, इतनी मतलब पर सेकेंड में 25 mm की डिस्टेंस को क्लियर करता है और जनरली, और 50 mm तक भी वो जा सकता है। ये वाली चीज क्लियर। अब अगर हम बात करें तो जो ईसीजी है, ईसीजी में देखो 12 लीड्स होती है पहले। अच्छा, इस वाले टॉपिक को हम बाद में देखेंगे, पहले हम कुछ और देख लेते हैं कि ईसीजी लीड्स की जब बात आ रही है तो ठीक है, ईसीजी लीड्स को हम साथ में ही देखते हैं। पहले उससे पहले एक छोटी सी चीज देख लेते हैं, क्योंकि ये ना आगे बाइपोलर लीड्स से यहाँ पे कनेक्टेड है, तो हम बाइपोलर लीड्स पढ़ेंगे तब इनको पढ़ेंगे, ठीक है। उससे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं जो इथोपियन ट्राइंगल है। इथोपियन ट्राइंगल क्या है भाई, तो इथोपियन ट्राइंगल की जो बच्चे जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या आता है, इट इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, इमेजिनरी। क्या है ये, इमेजिनरी ट्राइंगल बनाते हैं हम एक, दैट इज यूज्ड एज अ मॉडल ऑफ स्टैंडर्ड लिम लीड्स यूज्ड टू रिकॉर्ड ईसीजी। यानी कि यहाँ पे क्या होता है, हम एक इमेजिनरी ट्राइंगल बनाते हैं, ठीक है। और उस इमेजिनरी ट्राइंगल को क्यों बनाते हैं, ईसीजी को यहाँ पे जो रिकॉर्डिंग हुई है ईसीजी की उसे यहाँ पे देखा जाता है उससे। तो क्या कहा है कि हार्ट को यहाँ पे मान लेते हैं, प्री एज्यूम, पहले से एज्यूम होता है कि हार्ट जो इथोपियन ट्रायंगल के बीच में है। तो इथोपियन ट्रायंगल कैसा होता है, तो ये देखो, ये यहाँ पे आपको इथोपियन ट्रायंगल दिख रहा होगा, ये जो दिख रहा है ये इथोपियन ट्रायंगल है, ठीक है। क्या है ये, इथोपियन ट्रायंगल है। तो जहां से जिधर की तरफ वेव जा रही है वो यहाँ पे हम, अब देखो इन्होंने भी हार्ट को बीच में एज्यूम किया हुआ है ना, ये हार्ट को बीच में एज्यूम किया हुआ है। तो यहाँ पे ये इथोपियन ट्रायंगल इस तरह से दिखाया हुआ है, ठीक है। चलो ये बात हो गई। अब देखो इथोपियन ट्रायंगल की बात हो गई। इथोपियन ट्रायंगल में इतना याद रखना है, ये एक इमेजिनरी ट्रायंगल होता है जिससे कि ईसीजी को रिकॉर्ड किया जाता है यहाँ पे। फिर एक इमेजिनरी ट्रायंगल होता है, ठीक है, जिसमें हार्ट बीच में मान लेते हैं हम पहले से। इसके बाद देखो हम बात करें कि ईसीजी जो है उसे 12 लीड्स में यहाँ पे रिकॉर्ड किया जा सकता है, जिसमें कि एक तो होती है बाइपोलर लीड्स और एक होती है यूनिपोलर लीड्स। अब बाइपोलर लीड्स की अगर बात करें तो बाइपोलर लिम्ब लीड्स जो होती है इनको स्टैंडर्ड लिम्ब लीड्स भी कहा जाता है, इन्हें स्टैंडर्ड लिम्ब लीड्स भी कहा जाता है। कैसे, तो समझो क्या कहा है कि टू लिम्स आर कनेक्टेड टू ऑब्टेन दिस लीड्स एंड बोथ द इलेक्ट्रोड आर एक्टिव रिकॉर्डिंग। यहाँ पे हमने बाइपोलर कहा है ना, तो हमने बाइपोलर क्यों कहा है, जब हमने बाइपोलर कहा है तो यहाँ पे हमने पहले से इसको एज्यूम किया है। यहाँ पे जब हमने इसे बाइपोलर कहा है तो यहाँ पे हमने पहले से एज्यूम किया है कि, एज्यूम क्या किया है, बाइपोलर कहा है तो एज्यूम करने की जरूरत नहीं है। वहाँ पे हुआ क्या है कि दोनों जो इलेक्ट्रोड हैं, दोनों ही इलेक्ट्रोड वहाँ पे एक्टिवली कनेक्टेड है। यानी कि क्या कहा है कि एक्टिव रिकॉर्डिंग वहाँ पे दोनों ही करते हैं। यानी कि दोनों इलेक्ट्रोड जो है वो एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। जब पॉजिटिव नेगेटिव होगा तो वहाँ पे एक्टिविटी ऑटोमेटिकली होगी, ठीक। अब ये 3 टाइप के होते हैं, लिम्ब फर्स्ट, लिम्ब लीड सेकंड, लिम्ब लीड थर्ड। अब थोड़ा सा ना इधर आ जाओ, इसमें देखो ये दिख रहा है, ये दिख रहा है। अब इसमें देखो यहाँ पे ये जो लीड 1 है, ये लीड 1 कैसे कनेक्टेड है, तो लीड 1 में देखो तुम्हें प्लस दिख रहा है और ये माइनस दिख रहा है। तो जो माइनस वाली लीड कनेक्टेड है वो कनेक्टेड है किससे, राइट आर्म से। वहीं पे जो प्लस वाली लीड कनेक्टेड है वो
लेफ्ट आर्म से कनेक्टेड है। ठीक, अब यहाँ पे ये समझना कि इसमें एक पॉजिटिव से कनेक्टेड है, एक नेगेटिव से कनेक्टेड है, एक, ठीक है। लेकिन पता है इसको याद रखने का तरीका क्या है, लिम्ब फर्स्ट, लिम्ब सेकंड और लिम्ब थर्ड को। तो लिम्ब फर्स्ट को याद रखना, दोनों ऊपर की तरफ है, लिम्ब फर्स्ट ऊपर की तरफ आ गई, ठीक है। लिम्ब सेकंड ऐसे कनेक्टेड हो गई, यानी कि यहाँ पे हमें पता है कि हम राइट लेग का यहाँ पे यूज ही नहीं करते, हम लेफ्ट लेग का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास में हो गई फर्स्ट लिम्ब लीड, ठीक है। और यहाँ से गई है सेकंड लिम्ब लीड, इस तरह से हाथ से राइट आर्म से, और लेग तक गई सेकंड लीड, और लेग से वापस लेफ्ट आर्म तक आ गई थर्ड लीड, ठीक है। यही याद रखने का तरीका है, फर्स्ट लीड ये वाली, ठीक है, सेकंड लीड राइट आर्म से लेग तक, और थर्ड लेफ्ट लेग से और लेफ्ट आर्म तक, ये तीन लीड इस तरह से कनेक्टेड है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है, हाँ ठीक है। इसके बाद ये लेफ्ट लेग में ये, अब एक चीज और यहाँ पे देखना कि लेफ्ट लेग में जो भी लीड आ रही है ना, वो सिर्फ प्लस वाली आ रही है, लेफ्ट लेग में माइनस वाली लीड आ ही नहीं रही है। और जो राइट आर्म है, राइट आर्म में देखो दोनों ही लीड नेगेटिव वाली आ रही है, ठीक है। लेकिन ये लीड्स ऐसे कनेक्टेड है, तीनों लिम्ब लीड्स, इनको अपन ने बाइपोलर कह दिया, क्यों, क्योंकि दोनों एक्टिवली कनेक्टेड है, एक पॉजिटिव है तो दूसरी नेगेटिव है, इसलिए इनको क्या कह दिया, स्टैंडर्ड लिम्ब लीड भी यहाँ पे कहा है। चलो, ये तो बात कर ली हमने इसकी, तो ये हो गई हमारे पास में बाइपोलर लिम्ब लीड्स की बात, जो कि स्टैंडर्ड लिम्ब लीड्स है, ठीक है। इसके बाद में चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास में ये होगा यूनिपोलर लिम्ब लीड्स। अब यूनिपोलर लिम्ब लीड्स की देखो हम बात करेंगे, तो हमने बाइपोलर लिम्ब लीड्स क्यों कहा था, क्योंकि वहां पे दोनों एक्टिवली कनेक्टेड थी, ठीक है। लेकिन यूनिपोलर लिम्ब लीड्स में क्या हो रहा है कि वन इलेक्ट्रोड इज एक्टिव इलेक्ट्रोड, जो कि पॉजिटिव होता है, अदर वन इज इनडिफरेंट इलेक्ट्रोड कंपोजिट नेगेटिव इलेक्ट्रोड, ठीक है। लेकिन नेगेटिव इलेक्ट्रोड तो है, लेकिन इनमें एक ही इलेक्ट्रोड एक्टिव है, ठीक है। अब यहाँ पे बताया है कि देखो सेकेंड इंडिफरेंट जो है उसका यूज क्यों कर रहे हैं, तो वो कनेक्टिविटी को यहाँ पे लेने के लिए, क्योंकि हमने एक को एक्टिव लगाया है, तो दूसरे से भी तो हमें ऑब्टेन करना है ना रिकॉर्डिंग को, तो इसलिए यहाँ पे एक इंडिफरेंट है, ठीक है, ऑब्टेन्ड बाय कनेक्टिंग द अदर, दूसरे को कनेक्ट करके, कैसे, तो अब समझो। मुझे लग रहा है तुम्हें नहीं क्लियर हुआ होगा, मुझे भी नहीं हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पे पहले तो देखो कि जो यूनिपोलर लिम्ब लीड्स आती है, यूनिपोलर लिम्ब लीड्स में दो आती है, एक आती है लिम्ब लीड्स, यूनिपोलर लिम्ब लीड्स, और एक आती है चेस्ट लीड्स। तो यूनिपोलर लीड्स होती है उनमें एक लिम्ब लीड्स होती है और दूसरी चेस्ट लीड्स होती है, ठीक है। तो अगर हम लिम्ब लीड्स की बात करें, तो यहाँ पे कहा है ऑगमेंट लिम्ब लीड्स या ऑगमेंटेड वोल्टेज लीड्स इनको कहते हैं। एक्टिव लीड की बात करें तो कनेक्ट टू वन ऑफ द लिम्ब, और इंडिफरेंट इलेक्ट्रोड की बात करें तो ऑब्टेन बाय कनेक्टिंग द अदर, किसी और लीड को कनेक्ट करके यहाँ पे हम उसे ले लेते हैं। इसके बाद में देखो क्या कहा है कि जो यूनिपोलर लिम्ब लीड्स होती है वो भी तीन टाइप की होती है। कौन कौन सी, तो AVR, AVL, AVF। अब फूड का तो हम एक ही का यूज करते हैं ना, AVR, AVR, AVL और AVF। अब यहाँ पे सीधे सीधे कैसे याद रख सकते हैं, तो AVR, आर यानी कि राइट, दोनों आर्म का यूज करते हैं ना, तो AVR राइट आर्म, AVL लेफ्ट आर्म, और AVF लेफ्ट फुट। AVF फुट भी याद रखोगे तो पता है लेफ्ट फुट में ही लगाते हैं, तो AVF कहाँ पे लगेगी, एक्टिव इलेक्ट्रोड इसमें लेफ्ट फुट में एक्टिव इलेक्ट्रोड होगी। AVL यानी कि एक्टिव इलेक्ट्रोड कहाँ पे होगी, लेफ्ट आर्म में, और AVR यानी कि एक्टिव इलेक्ट्रोड कहाँ पे होगी, राइट आर्म में। तो ये तीन टाइप के, ठीक। इसके बाद देखो इनडिफरेंट इलेक्ट्रोड इज ऑब्टेन्ड बाय कनेक्टिंग द अदर टू लिम्स, ठीक है, यानी कि दो जो बची हुई लीड्स रहती है उनको आपस में कनेक्ट करके, और हमें इंडिफरेंट यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड है वो मिल जाता है, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़े, तो ये तो वही आ गया सेकंड लिम्ब, फर्स्ट लिम्ब लीड और थर्ड लिम्ब लीड, ये जो कि बाइपोलर है।
ये बाइपोलर लिम्ब लीड्स है, ठीक है। ये बाइपोलर लिम्ब लीड्स वाला हो गया। ये इथोपियन ट्रायंगल हमने देख ही लिया, इमेजिनरी ट्रायंगल होता है, ठीक है। इसके बाद में अगला चले तो यूनिपोलर चेस्ट लीड्स हमारे पास में आ जाती है, ठीक है, जिन्हें बी लीड्स से प्रेजेंट करते हैं और प्रीकार्डियल चेस्ट लीड भी इनको कहा जाता है। इंडिफरेंट इलेक्ट्रोड की बात करें तो देखो इंडिफरेंट इलेक्ट्रोड कैसे यहाँ पे मिलता है। एक तो एक्टिव इलेक्ट्रोड हो गए तो हमें पता है, क्योंकि जो यूनिपोलर की बात करें उसमें एक एक्टिव है दूसरा इंडिफरेंट है। तो एक्टिव इलेक्ट्रोड तो हमें उस लीड से मिल जाएगा, लेकिन इंडिफरेंट कैसे मिलेगा। तो देखो यहाँ पे जो हमने अभी 3 लिम्ब की बात की थी ना, 3 लिम्ब लीड्स की बात की थी, AVR, AVL, AVF। तो जब चेस्ट लीड्स की बात करेंगे तो उसमें वो किसका काम करेगी, वो इंडिफरेंट लिम्ब लीड्स का, इंडिफरेंट लीड्स का या इंडिफरेंट पार्ट इलेक्ट्रोड का यहाँ पे काम करेगी। इंडिफरेंट इलेक्ट्रोड का वो तीनों लीड्स काम कर रही होगी। एक्टिव इलेक्ट्रोड की अगर यहाँ बात करें तो यहाँ एक्टिव इलेक्ट्रोड कौन कौन से है, तो इसमें हो गया V1, V2, V3, V4, V5, V6। कैसे कनेक्टेड होते हैं, तो अगर हम बात करें यहाँ पर V1 की, तो V1 फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस नियर राइट स्टैंडर्ड मार्जिन, यानी कि राइट स्टर्नल मार्जिन। जो हमारा यहाँ पे फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस है, उस फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में राइट स्टर्नल मार्जिन पे V1 कनेक्टेड होती है। V2 लेफ्ट स्टर्नल मार्जिन पे ही कनेक्ट होती है। देखो V1 जो कि देखो दिख रहा हो अगर, V1 जो कि राइट स्टर्नल मार्जिन पे होगी, ठीक है, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में। V2 जो कि फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में ही लेफ्ट स्टर्नल मार्जिन पे होगी। ये हो गई। तो सिर्फ V3 को छोड़ दो, V4 पे आ जाओ। V4 कहाँ जाएगी, तो देखो लेफ्ट फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस ऑन मिड क्लेविकुलर लाइन, यानी कि ये जो मिड क्लेविकुलर लाइन जा रही है, इस मिड क्लेविकुलर लाइन पे फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में, यानी कि अगर देखा जाए तो ये V1 यहाँ लगी हुई है, ठीक है, ये V2 यहाँ लगी हुई है, तो V4 कहाँ आ जाएगी, ये फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में इस तरह से आ जाएगी। अब ये V1, V2 और V4 की कंडीशन हो गई। यहाँ पे बना देते हैं अगर डायग्राम हमारे पास में होगा तो, ठीक है। हाँ, इस पे बना के देखते हैं, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि यहाँ पे फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में लेफ्ट स्टर्नल मार्जिन पे क्या है, V1 और V2 राइट स्टर्नल मार्जिन पे है। वहीं पे अगर हम देखें तो V4 V4 हमारे पास में फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में है, ये मिड क्लेविकुलर लाइन पे, ठीक है। और इन दोनों के बीच में यहाँ पे जो आता है उसे हम कहते हैं V3। इन दोनों के बीच में जो आता है उसे हम क्या कहते हैं, V3। ये देखो कहाँ है V3, बिटवीन V2 एंड V4। तो V2 एंड V4 के बीच में जो आएगा V2 एंड ये V4, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो लीड आएगी या चेस्ट लीड आएगी, उस चेस्ट लीड को क्या कहेंगे, वो हमारे पास में V3 चेस्ट लीड होगी, ठीक है। तो ये V1, V2, V3 और V4 चेस्ट लीड हो गई। इसके बाद में अगर हम देखें तो हमारे पास में क्या आता है, V5 कहाँ पे जाएगी अब, तो ये भी फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में जाएगी, एंटीरियर एक्सिलरी लाइन पे। यानी कि ये जो हमारे पास में एंटीरियर एक्सिलरी लाइन है, यहाँ पे ही ये फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में रहेगी V5 लिम्ब लीड। V4 भी फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में, V5 भी फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में। इसके बाद देखें V6 ये लेफ्ट फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में मिड एक्सिलरी लाइन पे, यानी कि ये और पीछे की तरफ थोड़ा सा चली जाती है, लेकिन ये यहाँ पे कहाँ रहती है, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में। तो 3 तो हमारे पास में फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में है, 2 हमारे पास में कहाँ पे है, तो फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में, उनके बीच में V2 और V4 के बीच में V3 हमारे पास में। ये वाली चीज क्लियर है, रिवाइंड करके देख लेना एक बार और समझ आएगा, ठीक है। इतना क्लियर। इसके बाद में देखो अगर हम बात करें वेव्स की, वैसे आपने 12th में पढ़ा होगा या नीट की तैयारी के टाइम भी काफी अच्छे से पढ़ा होगा, तो ये वाली चीज में तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, ये देखो यहाँ पे अगर हम वेव्स की बात करें नॉर्मल ईसीजी में, नॉर्मल ईसीजी में बात करेंगे हम वेव्स की। हम अभी कोई भी ऐसी कंडीशन की बात नहीं कर रहे हैं, कंडीशन जब चेंज होगी तो चेंज कंडीशन में ये बदल जाएंगे, ठीक है। तो देखो वेव्स ऑफ नॉर्मल ईसीजी कंसिस्ट ऑफ वेव्स भी होती है, कुछ कॉम्प्लेक्सेस भी बनते हैं, कुछ इंटरवल भी होते हैं और कुछ सेगमेंट भी होते हैं, ठीक है, इनके अंदर।
अब यहाँ पे अगर हम सबसे पहले देखें, वेव्स ऑफ ईसीजी रिकॉर्डेड बाय लिम्ब आर कंसीडर्ड एज, जो सेकंड वेव है, सेकंड लीड है, वो टिपिकल वेव यहाँ पे प्रोड्यूस करती है। अब यहाँ पे देखना, क्या आपको डायग्राम क्लियर है? हाँ ठीक है। देखो सबसे पहले कौन सी वेव आ रही है? पी वेव। तो पी वेव हम दोनों एट्रियम के लिए लेते हैं। जो एट्रियम कॉन्ट्रेक्शन होता है, उस एट्रियम कॉन्ट्रेक्शन को हम किससे दिखाते हैं? तो एट्रियम कॉन्ट्रेक्शन को हम, एट्रियल कॉन्ट्रेक्शन को हम पी वेव से दिखाते हैं। वहीं पे अगर हम क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की बात करें, तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स से हम किसको दिखाते हैं? वेंट्रिकुलर कॉम्प्लेक्स, वेंट्रिकुलर, जो वेंट्रिकुलर कॉम्प्लेक्स है उसे भी यहाँ कहा जाता है, और वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रेक्शन को दिखाता है। टी वेव का हमें पता ही है कि वेंट्रिकुलर सिस्टोल का एंड हो रहा होता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखो, अगर हम पी वेव की बात करें, तो पी वेव क्या दिखा रही है? एट्रियल कॉम्प्लेक्स को दिखा रही है। वहीं पे क्यूआरएस वेव क्या दिखा रही है? तो क्यूआरएस वेव दिखा रही है इनिशियल वेंट्रिकुलर कॉम्प्लेक्स को, ठीक है। और जो टी वेव है, टी वेव क्या दिखा रही है? फाइनल वेंट्रिकुलर कॉम्प्लेक्स। क्यू आर एस और टी, ये वेंट्रिकुलर कॉम्प्लेक्स को दिखाती है। क्यू आर एस टी की अगर बात करें, तो यहाँ पे ये दिखाता है ये भी वेंट्रिकुलर कॉम्प्लेक्स को मानने की। यहाँ पे पी वेव ही एट्रियल कॉम्प्लेक्स को दिखा रही है, बाकी जो क्यू आर एस है, क्यू आर टी है, तो ये वेंट्रिकुलर कॉम्प्लेक्स को दिखा रही है। इनिशियल को ये दिखा रही है, फाइनल को ये दिखा रही है। तो इसलिए क्यू आर एस टी को मिला के क्या बोल दिया? वेंट्रिकुलर कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बोल दिया। ये वाली चीजें क्लियर हो गई, ठीक। इसके बाद में देखो, एक हमारे पास में आता है वेक्टर। अब वेक्टर क्या है? तो देखो वेक्टर की अगर बात करें, कार्डियक एक्सिस, कार्डियक वेक्टर, पहले तो कार्डियक एक्सिस की बात करते हैं। तो कार्डियक वेक्टर इज द डायरेक्शन ऑफ द ऑफ एट विच इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जनरेट इन द हार्ट ट्रेवल्स एट एन इंस्टेंट, इट इज आल्सो कॉल्ड कार्डियक एक्सिस। यानी कि क्या होता है, देखो हमें ये, हमने वेक्टर के टाइम, जब हमने वेक्टर पढ़ा था फिजिक्स में, तो फिजिक्स का वेक्टर पढ़ते टाइम हमें पता था कि जो भी मूवमेंट हो रहा है, जो भी यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है, उसे हम कैसे दिखाते हैं? तो यहाँ पे आगे देखो कि एरो हेड शोज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, लेंथ ऑफ एरो, एम्पलीट्यूड, वोल्टेज ऑफ पोटेंशियल। यानी कि अगर मैं एक एरो बना दे रहा हूँ, ठीक है, तो एरो का हेड क्या दिखाएगा कि इलेक्ट्रिकल कंडक्शन किस डायरेक्शन में हो रहा है। मान लो हार्ट से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी निकल के ऐसे स्प्रेड हुई है, ठीक है, तो मैं ऐसे नीचे की डायरेक्शन में एरो करके दिखाऊंगा। तो ये एरो का हेड दिखाता है कि किस डायरेक्शन में यहाँ पे वेव जनरेट हो रही है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जनरेट हो रहा है। और जितनी उसकी लेंथ होगी एरो की, वो दिखाएगा कि यहाँ पे कितना उसका एम्पलीट्यूड रहा है या वोल्टेज रहा है उस पोटेंशियल का, ठीक है। तो कार्डियक एक्सिस की हमने बात करी कि कैसे जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जनरेट हो रहा होता है, उस डायरेक्शन को यहाँ पे दिखा रहा होता है उस एक इंस्टेंट पे, ठीक है। इसके बाद में देखो, अगला हमारे पास में आता है इंस्टेंटेनियस मीन वेक्टर। तो इंस्टेंटेनियस मीन वेक्टर की हम बात करेंगे। तो देखो इंस्टेंटेनियस मीन वेक्टर में सबसे पहले क्या है? करंट फ्लोज इन ऑल डायरेक्शन। क्या कहा है यहाँ पे? करंट फ्लोज इन ऑल डायरेक्शन, मीन डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एट द वन इंस्टेंट इज नोन एज इंस्टेंटेनियस मीन वेक्टर। यानी कि करंट क्या है कि हर डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, लेकिन किसी एक इंस्टेंट पे जब हम देखते हैं मीन वेक्टर को, या मीन डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एट वन इंस्टेंट, यानी कि जब हम मीन डायरेक्शन की बात करते हैं एक इंस्टेंट पे, किसी एक इंस्टेंट पे, तो उसे हमने क्या कहा? इंस्टेंटेनियस मीन वेक्टर कह दिया। डिग्री की अगर हम बात करें, तो करंट फ्लोज नेगेटिव पॉइंट टू पॉजिटिव पॉइंट। ये तो हमें पता ही है कि करंट कहाँ से कहाँ जाता है? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, ये जो हमारे इलेक्ट्रिक यहाँ पे डायरेक्शन दिए, तो इस तरह से एक बताने के लिए बता रहा हूँ कि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ यहाँ पे करंट फ्लो करेगा, ठीक है। अब लीड वन की बात करें, तो ये कुछ डिग्रीज दी हुई है, इनको याद रख लेना, रट लेना थोड़ा सा, उसी के काम की है। बहुत ज़्यादा ना मैं समझा पाऊंगा ना तुम समझ पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे मेनली हमें क्या याद रखना है कि ये क्लियर है, ओके। तो करंट फ्लो किस डायरेक्शन में हो रहा है? नेगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन में हो रहा है, तो हमने देख लिया। व्हेन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल फ्लो इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, जब ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जाएगा, तो उस कंडीशन में जो यहाँ पे वेक्टर होगा वो 0 डिग्री होगा, ठीक है। तो लीड वन की बात करें, लीड वन की बात करेंगे,
तो करंट कैसे फ्लो करता है लीड वन में ऐसे ही फ्लो करता है ना करंट, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जाता है 0 डिग्री पे। लीड सेकंड की बात करें तो ऐसे जाता है, ठीक है, 60 डिग्री पे। लीड थर्ड की बात करें तो लीड थर्ड कहाँ से कहाँ कनेक्ट होती है, यहाँ से ऐसे, तो ऐसे जाता है ना करंट, तो लीड थर्ड हो गई 120 डिग्री पे, ठीक है। एवीआर और एवीएल की बात करें तो 210 और ये -30। देखो जहां से स्टार्ट करके इनने पूरा कंसीडर किया है, ये 0 हो गया, ठीक है। ये यहाँ पे इस डायरेक्शन में हो गया हमारे पास में +60, यानी कि 60 डिग्री वाला हो गया, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास में हो गई लीड थर्ड जो कि 120 डिग्री पे है, ठीक है। लीड थर्ड जो कि 120 डिग्री पे है, और इसके बाद में हमारे पास में आ जाती है, देखो लीड वन हो गई, लीड टू हो गई, लीड थर्ड हो गई। इसके बाद में हम एवीआर की बात करते हैं, तो एवीआर जो कि 210 डिग्री पे, एवीएल जो कि -30, यानी कि अब बेग गए ना, इस तरह से बेग गए तो -30 बोल दिया, इधर से घूम के आएंगे तो +330 एवीएल, ओके, ठीक है। और ये एक डायरेक्शन हो गई जो कि एवी एफ की है, और ये +90 डिग्री है। ये वाला याद रख लेना, सिंपल ऐसे के ऐसे सेम सेम डिट्टो ऐसे याद रखना है, कुछ भी नहीं बदलेगा इसमें, ठीक है। ये वाली एक चीज हो गई। अब अगर कैलकुलेशन की बात करें कि मीन वेक्टर को कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो उसके लिए भी यहाँ पे कुछ बताया है। क्या बताया है, तो देखो यहाँ पे देखो, कैलकुलेटेड वेक्टर या मीन क्यूआरएस वेक्टर कैलकुलेटेड बाय मेजरिंग द एम्पलीट्यूड ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स फ्रॉम ईसीजी रिकॉर्डेड इन स्टैंडर्ड लिमिट, यानी कि स्टैंडर्ड लिमिट में जो ईसीजी रिकॉर्ड हुआ है वहां से हम कैलकुलेट कर रहे हैं एम्पलीट्यूड को मेजर करके, किसके, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के एम्पलीट्यूड को मेजर करके, ठीक। इलेक्ट्रिकल एक्सिस ऑफ हार्ट कार्डियक वेक्टर, इलेक्ट्रिकल एक्सिस ऑफ हार्ट या कार्डियक वेक्टर की हम बात करें तो यहाँ पे देखो, ये तो खैर छोड़ भी सकते हो, ये जो कैलकुलेशन है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स ऑफ एनी टू लिम्ब लीड्स नोन देन एम्पलीट्यूड ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स ऑफ रिटर्निंग लीड्स। अच्छा ये छोड़ भी सकते हो, इसका कोई इशू नहीं है। और ये क्या आ गया, हाइट ऑफ आर यू, अच्छा ये सारा तो तुम बुक्स से भी देख सकते हो, इसमें कोई इतना खास नहीं है, मैंने भी इतना कुछ खास समझाया नहीं है। बस ये है कि तुम 10 नंबर में एक बार इस चीज़ को लिख दोगे ना, तो तुम्हें 10 के 10 नंबर मिलेंगे। 10 के 10 तो क्या है, थोड़ा ज़्यादा हो गया, 10 के 10 नहीं, 7 से 8 नंबर आराम से मिलेंगे, अगर इतना भी लिख दिया ईसीजी के अंदर 10 नंबर में तो, ठीक है। और अगर इतना भी नहीं लिख पाओ तो फिर जय श्री राम, क्योंकि इतना तो लिखना ही पड़ेगा अगर ईसीजी आता है तो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा इसमें एक एक्टिविटी ऑफ कार्डियक मसल्स रह गई, तो उसे हम मसल्स वाला जो पोर्शन है उसके साथ में देख लेंगे, ठीक है। थैंक यू।